दूसरी तरफ से किसी की रौबदार आवाज आई। हमें ये जानकर खुशी हुई कि तुमने फैमिली की सभी कंडीशन पूरी कर ली है। तुम्हारा सिंघानिया फैमिली में स्वागत है। पिताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी बहन भी बड़ी हो गई और उसने कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया है। वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। और तुम्हारी माँ के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी हालत तो तुम समझ नहीं सकते हो। तो अब तुम घर कब आ रहे हो? अथर्व की आंखों में आंसू थे। उसने हकलाते हुए एक ही शब्द बोला, पापा। उसके बाद उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने हमारी फैमिली की इस कठिन परीक्षा को अपनी मेहनत से पास कर लिया है। जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। राजवीर तुम्हें कॉल पर आगे क्या करना है इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता देगा। आज से तुम पर से सारी लिमिटेशंस हटा दी जाती है। पर अथर्व के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकला था। ठीक है बेटा, मिलकर बात करते हैं। मुझे पता है इस समय तुम कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं हो। मैं भी इस समय से गुजर चुका हूं। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसे आज भी एक बात याद थी, तुम सिंघानिया फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने एम्पायर के लिए जियोगे। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अथर्व अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शनाया उसे अपनी दीदी का मैसेज देने के लिए आई थी। उसने उसे 2 बार आवाज भी लगाई, लेकिन अथर्व ने शनाया के बुलाने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ देखा। वो अथर्व को कुछ सुनाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसने देखा कि अथर्व की आंखें नम थी। अथर्व ने अब भी फोन अपने कान पर लगाया हुआ था। अथर्व की आंखों में आंसू देखकर वो शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि आज तक 3 सालों में कभी भी उसने अथर्व को रोते हुए नहीं देखा था। वो तो यही सोच रही थी कि आज इसे हुआ क्या है। आज से पहले तो ये कभी भी ऐसे नहीं रोए। शनाया अथर्व को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं फिर भी उसे क्यों उसके लिए बुरा फील हो रहा था। शनाया ने उसके पास जाकर बड़े प्यार से कहा, तुम्हें क्या हुआ? एकदम से शनाया की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और उसके हाथ से हड़बड़ी में फोन छूट गया। उसने अटकते हुए शनाया से कहा, क्या तुम्हें कोई काम है? शनाया ने कहा, अगर मुझे कोई काम होगा क्या तो ही मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। दीदी ने कहा है कि वो शॉपिंग पर जा रही है और उन्होंने भी तुम्हें हमारे साथ आने के लिए कहा है। ये सुनकर तो अथर्व स्पीचलेस हो गया, क्योंकि आज तक वो कभी नैना के साथ शॉपिंग पर नहीं गया था। उसके ऊपर से उसके अंदर अलग ही फीलिंग चल रही थी। शनाया की बात सुनकर वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला गया। उसने वार्डरोब से एक जीन्स की पैंट निकाली और उसके ऊपर एक टी-शर्ट पहनकर वो 5 मिनट में ही रेडी होकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मनीषा जी ने कहा, मेरी बेटी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना। तुम्हें पता है ना कि अभी तक बाहर हमने किसी को ये नहीं बताया कि तुम हमारे दामाद हो। उसने मनीषा की बात सुनी, अपना सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो स्टार्ट हो गई तो वो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेगी। शनाया तो अपनी मस्ती में थी। वो सोच रही थी कि अभी अथर्व थोड़ा टाइम लगाएगा। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर अथर्व रो क्यों रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इतना तो पता चल ही गया कि जरूर कोई बात है। पर वो ये बात अथर्व से कैसे पूछे? उसने अपने आप से कहा, मुझे आखिर उसके रोने से क्यों फर्क पड़ रहा है? छोड़ो उसकी बात। हाँ, एक बार ये बात दीदी को जरूर बता दूंगी। जैसे ही शनाया बाहर पहुंची, इतनी देर में ही उसे अथर्व आते हुए दिख गया। उसने कहा, ये बेवकूफ इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं तो सोच रही थी कि आज इसे दीदी से डांट पड़ेगी। शनाया जल्दी से दौड़कर आई और कार में पीछे बैठ गई। नैना की नजर अथर्व पर थी। वैसे तो वो उसे इग्नोर करती थी, लेकिन आज बार बार उसका ध्यान अथर्व पर जा रहा था। अथर्व भी कार के पास जाकर पीछे वाली सीट पर बैठने लगा, लेकिन तभी नैना ने कहा, मैं तुम लोगों की ड्राइवर नहीं हूं जो तुम पीछे बैठोगे और मैं तुम्हें ले चलूंगी। इतना सुनते ही अथर्व जल्दी से पीछे का डोर बंद करके आगे की तरफ बैठ गया। उसकी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नैना के सामने उसे नजर उठाकर देख सके, पर जब नैना सो जाती थी तो वो पूरी रात नैना को निहारता रहता था। वो एक दिन दादाजी के पास सोता था और एक दिन नैना के कमरे में, लेकिन वो हमेशा ही फर्श पर सोता था और उसने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की। हालांकि नैना ने उससे कभी नहीं कहा था कि तुम फर्श पर सोओगे। उसने शादी की पहली रात ही एक पतली सी चादर उठाई और साइड में फर्श पर ही सो गया। ये देखकर नैना को बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना इनोसेंट भी हो सकता है। पहले तो उसने सोचा कि ये कहीं इसका कोई ड्रामा तो नहीं है, लेकिन दिन
बीतते चले गए और अब उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था। तब जाकर नैना को यकीन हुआ था कि उस लड़के का नेचर ही ऐसा है। आज जब अथर्व पूरे रास्ते साइड विंडो से बाहर की तरफ देखता हुआ जा रहा था, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई और उसे ऐसा लगा कि ये गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही है। उसके सभी सेंस एक्टिव हो गए और वो बड़े ध्यान से उस गाड़ी को देखने लगा। उसके दिमाग में उस लेटर का भी ख्याल चल रहा था जो सुबह ही उसे मिला था। उसने अपने आप से ही कहा, ये कौन हो सकता है? पहले वो लेटर और अब गाड़ी से फॉलो करना। अथर्व के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने इसका कोई जिक्र नैना से नहीं किया। नैना ने जब अथर्व को चुप देखा तो उसे अथर्व की पुरानी बातें याद आ गई। इससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नैना सोच रही थी कि इस पागल का क्या होगा। नैना गाड़ी को सिटी के सबसे बड़े मॉल में लेकर पहुंचती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एएस ग्रुप ऑफ शॉपिंग हब। शनाया ने मॉल का नाम देखते ही कहा, इस एएस का फुल फॉर्म क्या है? नैना ने कार को पार्किंग में लगाया और फिर नैना शनाया के साथ सीधे लिफ्ट की तरफ जाने लगी। अथर्व भी उनके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तभी उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें फॉलो कर रही थी। तीनों लिफ्ट से होते हुए मॉल में चले गए। कपड़ों से देखने में अथर्व सिर्फ एक मिडिल क्लास का लड़का लग रहा था, पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नैना दिखने में एक एलिगेंट लड़की लगती थी। उसने इस टाइम एक ब्राउन टॉप और व्हाइट जींस पहनी हुई थी। वो जहां से भी निकलती थी, एक बार तो लड़के उसे मुड़कर जरूर देखते थे। और एक अथर्व था जिसने आज तक उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन आज अथर्व के भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसने एक दो बार नैना को तिरछी नजरों से देखा और वो अपने आप से ही कह रहा था, क्या हमारा रिलेशन भी कभी नॉर्मल हो सकता है? अग्रवाल फैमिली में सिर्फ नैना और युग ही ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी भी अथर्व की इंसल्ट नहीं की थी। मॉल में शनाया, नैना और अथर्व एक ब्रांडेड लेडीज डिपार्टमेंट में गए। वहां पर नैना ने कुछ ड्रेसेस ट्राई की, पर हर बार वो अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन अपनी तिरछी नजरों से नोटिस कर रही थी। शनाया और सेल्स गर्ल सभी नैना को हर ड्रेस में ब्यूटीफुल बता रही थी, लेकिन अभी तक नैना ने कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं की थी। तभी उसने अथर्व को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करो। ये सुनकर शनाया बोली, दीदी क्या आप मजाक कर रही हैं? घर की बात अलग है, इससे क्या पता कि किस तरह के कपड़े लेने चाहिए। तभी अथर्व आगे बढ़ गया और उसने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग वन पीस स्लीवलेस ड्रेस अपने हाथ में ली और नैना के पास चला गया। जैसे ही नैना उस ड्रेस को ट्राई करके चेंजिंग रूम से बाहर आई तो अथर्व की नजरें उसी पर ठहर गई। नैना उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर अथर्व के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो ड्रेस नैना पर कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। नैना ने तिरछी नजरों से सब कुछ नोटिस कर लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व की चॉइस इतनी बेस्ट हो सकती है। शनाया ने कहा, दीदी इसने वैसे ही ये ड्रेस उठा ली, ये बस एक कोइंसिडेंट था। तभी सेल्स गर्ल ने कहा, मैम ये हमारा सबसे न्यू कलेक्शन है और ये आज ही सिंगल पीस आया है। मैडम ये ड्रेस पूरे 15 लाख की है। मैंने इससे पहले इसलिए नहीं दिखाया कि पता नहीं आप इसे अफोर्ड कर पाएंगी या नहीं। नैना एक समझदार लड़की थी। उसने प्राइस सुनकर उस लड़की से कहा, नहीं मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ और दिखाइए। अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पैसों की वजह से उसकी वाइफ उस ड्रेस को नहीं ले रही थी, पर इस समय अथर्व कुछ नहीं कर सकता था। जब नैना ने उस ड्रेस के लिए मना किया तो उस सेल्स गर्ल का भी मुंह बन गया था। उसने बड़े धीरे से कहा, जब औकात ही नहीं तो फिर शॉपिंग करने के लिए आते ही क्यों हैं? हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वहां पर कुछ कपल्स और आए हुए थे, वो भी उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। अथर्व को उस सेल्स गर्ल पर काफी गुस्सा आया, पर उसने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। शनाया ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम किससे औकात की बात कर रही हो? मेरी दीदी अग्रवाल ग्रुप की होने वाली सीईओ है और उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ से ऊपर का है और उन्हें सालाना 50 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव मिलता है। वो सेल्स गर्ल शनाया को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। तभी अथर्व का फोन रिंग हुआ। जैसे ही अथर्व ने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, उसे देखकर उस सेल्स गर्ल की मुस्कुराहट और बढ़ गई। अथर्व कॉल को रिसीव करते हुए बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद ही वो वापस अंदर आ गया। इतने में नैना ने दूसरी ड्रेस पसंद कर ली थी। उसकी कीमत भी 75,000 रुपीज थी, पर जब उसने अथर्व को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर नैना को कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। उसने एकदम से नैना से नजरें मिलाई
लेकिन तभी उसे याद आ गया कि वो कौन है। एकदम से उसने अपनी नजरें नैना पर से हटा ली, पर नैना कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी जो कि उसे अथर्व के चेंज हुए बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलेगा। वो हमेशा अथर्व की छोटी से छोटी आदतों पर ध्यान दिया करती थी। बेशक ये बात अथर्व को नहीं पता थी। नैना ने शनाया से कहा, तुम्हें भी कुछ पसंद करना है तो यहां से ले सकती हो। शनाया ने कहा, दीदी मैं आपकी तरह नहीं हूं, मुझे इस मॉल से कुछ नहीं लेना जिसकी सेल्स गर्ल को इतनी तमीज नहीं है कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं। तभी वहां पर एक हैंडसम आदमी आया। शनाया तो उस आदमी को देखते ही रह गई, लेकिन सेल्स गर्ल उस आदमी को देखकर डर गई थी, क्योंकि अभी तो उसने उन कस्टमर से बदतमीजी की थी जिनकी तरफ वो हैंडसम आदमी आ रहा था। उसने आते हुए अथर्व को देखकर नजरें झुकाई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अथर्व को ग्रीट कर रहा था। पर यह बात नैना ने नोटिस कर ली थी। उसने ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर दिया था कि शायद उसका कोई वहम होगा। उस आदमी ने वहां पर आकर कहा, आज मैं सभी जगहों पर जाकर कस्टमर से ये जानना चाहता हूं कि आप सभी को हमारे मॉल की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और आप सभी इस मॉल की सर्विस के लिए कितनी रेटिंग्स देना पसंद करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप सभी मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर तो वो सेल्स गर्ल और ज्यादा डर गई थी और बाकी सेल्स गर्ल्स की भी हालत खराब हो गई थी। शनाया को तो बस यही मौका चाहिए था। उसने उस हैंडसम आदमी से कहा, सर अगर आप इस मॉल के ओनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके मॉल के वर्कर्स बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। इनको कस्टमर के साथ बिहेव करना नहीं आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैनेजर राजवीर था। उसने कहा, मिस मैं आपकी बात नहीं समझा। शनाया ने राजवीर को सेल्स गर्ल की हरकतों के बारे में सब कुछ बताया। तभी वहां उस सेल्स गर्ल के बचाव में एक लड़की आई। वो नैना की खूबसूरती को देखकर जल रही थी। उसने कहा, इसमें इस सेल्स गर्ल की कोई गलती नहीं है। इन लोगों की औकात ही नहीं थी यहां से कुछ लेने की, और ये सेल्स गर्ल को बेवजह ही परेशान कर रहे थे। मिस्टर राजवीर ने उस लड़की को इग्नोर किया और नैना से कहा, सॉरी आपको इस मॉल में इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल करूंगा। तभी नैना ने कहा, शनाया चलो यहां से, हम वैसे ही काफी लेट हैं। शनाया वहां से जाने लगी। अथर्व ने राजवीर को कुछ इशारा किया और फिर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान शख्स पर पड़ी जिसने चेहरे पर मफलर बांधा हुआ था। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन्हें ही फॉलो कर रहा है। तभी शनाया ने नैना और अथर्व से कहा, आप दोनों चलो, मैं अभी आई। शनाया के जाने के बाद अथर्व ने नैना का हाथ पकड़ लिया। अथर्व का यह एक्शन नैना के लिए अजीब था। उसने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व की नजर कहीं और थी, लेकिन अथर्व की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी और अथर्व का इस तरह से उसका हाथ पकड़ना उसे एक प्रोटेक्टिव फील दे रहा था। अथर्व नैना का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले गया। शनाया अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। वो जब बाहर आई तो उसने कहा, हैं? ये कहां चले गए? वहीं अथर्व नैना को उस पीछा करने वाले आदमी से बचाते हुए आगे निकल गया था। वो आदमी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से अथर्व कपड़ों के बीच से होते हुए उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और जल्दी से नैना को लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। उस आदमी ने अपने आप से ही कहा, अरे अभी तो ये दोनों यहीं थे, अचानक कहां चले गए? फिर वो दूसरी तरफ चला गया। वहीं नैना और अथर्व छोटे से चेंजिंग रूम में एक दूसरे के बेहद करीब थे। नैना की नजरें अथर्व के चेहरे पर टिकी हुई थी। आज 3 सालों में पहली बार वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। आज नैना की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी और अभी भी अथर्व की मजबूत पकड़ उसके हाथ पर थी। नैना ने अपने आप से ही कहा, क्या ये मेरा वहम है या फिर अथर्व सच में इतना स्ट्रांग है? नैना ने एक बार अथर्व की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह अथर्व से हाथ नहीं छुड़ा पाई। आज अथर्व की आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस था और उसकी पकड़ में अपनापन। वो एक ऐसा एहसास था जो किसी अपने के लिए ही होता है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के करीब थे। दोनों के बीच एक अलग ही चुप्पी थी। ऐसे ही 10 मिनट बीत गए। अथर्व ने धीरे से चेंजिंग रूम का दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगा। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो नैना को लेकर बाहर आ गया। तब जाकर नैना ने अथर्व से पूछा, आखिर हुआ क्या है? तभी अथर्व ने कहा, कोई है जो हमारा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर नैना को भी हैरानी हुई। पिछले कुछ दिनों से उसे भी ऐसा ही एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत है, और आज अथर्व ने भी यही बात की। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने मॉल की पार्किंग में जाकर
किसी को फोन किया और कहा, मास्टर विक्रम, दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। मेरे लिए ऑर्डर क्या है?